लाहौर की गर्म हवा, जिसमें सदियों की धूल और कहानियां घुली थीं, हमारे नए घर के दरवाजे पर आकर थमी। मैंने अपनी जीप से उतरकर पुरानी छावनी के इस विशाल बंगले को देखा। दीवारें मोटी, प्लास्टर उखड़ता हुआ, छतें इतनी ऊंची कि आंखें थक जाएं। ये कोई आम घर नहीं था, ये एक इतिहास का टुकड़ा था जिसे अब हमने अपना ठिकाना बनाया था। मेरा नाम कर्नल विक्रम सिंह, सेवानिवृत्त। मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अनुशासन और तर्क के सांचे में ढाला था। अब सुकून चाहता था, लेकिन शायद सुकून ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। पापा, ये कितना बड़ा है? मेरी बेटी रिया ने अपनी छोटी उंगलियों से धूल भरी खिड़की के शीशे को छुआ। उसका भाई अर्जुन पहले ही सामान के ढेर में से अपनी क्रिकेट किट ढूंढ रहा था। हाँ बेटा, बहुत बड़ा है। अब यहाँ हमारी नई जिंदगी शुरू होगी, मैंने अपनी पत्नी नीलम की ओर देखकर कहा। उसकी आंखों में चमक थी, थोड़ी घबराहट भी। वो हमेशा से थोड़ी ज्यादा संवेदनशील थी, चीजों को मुझसे ज्यादा गहराई से महसूस करती थी। हमने पहला दिन सामान जमाने और धूल झाड़ने में बिताया। शाम होते होते घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पुरानी लकड़ी के फर्श पर हमारे कदमों की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई और भी हमारे साथ चल रहा हो। रात का खाना हमने रसोई में ही खाया, क्योंकि डाइनिंग रूम अभी भी बक्सों से भरा था। बच्चे जल्दी सो गए, थके हुए थे। कितनी शांति है यहाँ, नीलम ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। हाँ, छावनी का इलाका है, फौजियों की तरह शांत। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हम अपने बेडरूम में आए, जो बंगले के एक छोर पर था। भारी पर्दे ने चांदनी को रोका हुआ था। कमरा अंधेरे में डूबा था। नीलम ने अपनी साड़ी बदली, मैं अपनी वर्दी के कपड़े उतार रहा था। दरवाजा खुला रह गया, शायद नीलम ने फुसफुसाया। मैंने पलट कर देखा। बेडरूम का भारी ओक का दरवाजा, जिसे मैंने खुद बंद किया था, अब आधा खुला था। बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिससे पर्दन ने एक धीमी लय में नाचना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने तो बंद किया था, मैंने कहा। मेरी भौहें तन गईं। मैं हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता था। हवा का झोंका? नहीं, इतने भारी दरवाजे को हवा नहीं हिला सकती। मैंने दरवाजे को फिर से बंद किया। उसकी कुंडी की आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। हम बिस्तर पर लेटे। मैंने अपनी आंखें बंद की। दिन भर की थकान शरीर पर हावी हो रही थी। तभी एक धीमी, भारी आवाज मेरे कानों में पड़ी। थक थक थक। ये आवाज सीढ़ियों से आ रही थी, जैसे कोई भारी बूट पहने व्यक्ति ऊपर आ रहा हो। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था, एक अजीब सी लय में, जैसे कोई ड्रिल पर हो। मैंने आंखें खोली। नीलम पहले ही जाग चुकी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। शायद ये पुराने घर की आवाजें हैं, लकड़ी फैलती सिकुड़ती है। मैंने खुद को और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ये आवाजें किसी लकड़ी के सिकुड़ने की नहीं थीं, ये किसी के चलने की थीं। कदम हमारे बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, इतना घना कि मैं अपनी सांसों को भी सुन सकता था। फिर दरवाजे के हैंडल पर एक धीमी, हल्की खटखटाहट हुई। मैंने तुरंत बिस्तर से उठकर लाइट जलाई। कमरा रोशनी से भर गया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वो बंद था। मैंने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा, गलियारा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। कौन था? नीलम मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आवाज में दहशत थी। कोई नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। मैंने गलियारे में झांका, फिर सीढ़ियों की तरफ देखा। अंधेरा सीढ़ियों के नीचे तक फैला हुआ था। चलो सो जाओ, मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। ये पहली बार था जब मैंने अपने ही घर में खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए ऐसा किया था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर नीलम का चेहरा पीला पड़ चुका था। रात की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। उसने कप उठाते हुए कहा।
उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई मम्मी, अर्जुन ने कहा। वो अपनी टोस्ट पर जैम फैला रहा था। रिया ने भी सिर हिलाया। बच्चे इतनी आसानी से चीज़ों को भूल जाते हैं। हो सकता है पुराने घर की आवाज़ें हों। मैंने फिर वही तर्क दोहराया। लेकिन उस दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हम गराज में गए जहां हमारी पुरानी जीप खड़ी थी। मैंने गराज का दरवाज़ा खोला और तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ जीप का इंजन स्टार्ट हो गया। एक पल के लिए हम सब जम गए। चाबी मेरे हाथ में थी, इग्निशन में नहीं। ये क्या था? रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। कोई शरारत कर रहा है। मैंने फुर्ती से गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने बॉनेट खोला, तारों को चेक किया। सब कुछ ठीक था। मैंने चाबी लगाकर इंजन बंद किया। ये कैसे हो सकता है विक्रम? नीलम ने मुझसे पूछा। उसकी आवाज़ अब केवल डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी से भरी थी। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। पहली बार मैंने कबूल किया कि मेरे पास कोई तर्क नहीं था। दिन में भी हम अजीबोगरीब चीज़ों का अनुभव करने लगे। कभी रसोई में कप अपने आप गिर जाते, कभी ड्राइंग रूम की मेज़ पर रखी किताबें एक तरफ खिसक जातीं, परछाइयाँ अजीब तरह से दीवारों पर नाचतीं, जैसे कोई अनदेखा साया हमारे साथ घूम रहा हो। मैं हर चीज़ को भौतिक विज्ञान के नियमों से समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नाकाम रहता। एक दोपहर अर्जुन और रिया अतारी में खेलने चले गए। वो एक विशाल जगह थी, धूल और पुरानी चीज़ों से भरी हुई। कुछ देर बाद वे दोनों भागते हुए नीचे आए। उनके चेहरे पर दहशत थी। पापा, वहाँ कोई सांस ले रहा है, रिया ने हांफते हुए कहा। हाँ, बहुत भारी सांसें, जैसे कोई थका हुआ आदमी। अर्जुन ने उसकी बात पूरी की। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। अतारी में कोई कैसे हो सकता है? मैंने तुरंत ऊपर जाने का फैसला किया। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं, धूल के कण हवा में तैर रहे थे। अतारी में पुरानी पेटियां, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। मैंने हर कोने को देखा, लेकिन कोई नहीं था। यहाँ कोई नहीं है बच्चों, मैंने नीचे आकर कहा। नहीं पापा, हमने सुना था, रिया ने जिद की। हाँ, बहुत पास से, अर्जुन ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में सच्चाई थी, वे झूठ नहीं बोल रहे थे। 3 दिन बाद नीलम ने मुझे बताया कि उसे हर जगह एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, भले ही बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, जैसे कोई हमेशा मेरे पास से गुजरता है। उसने कहा। एक शाम नीलम स्नान घर से निकली। वो अपने बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। जब उसने बाथटब के ऊपर लगे बड़े शीशे में देखा, उसकी आंखें फैल गईं। तौलिया उसके हाथ से गिर गया। विक्रम, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। मैं भागा हुआ वहां पहुंचा। नीलम शीशे को घूर रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कांपते हुए उंगली शीशे की तरफ उठाई। मैंने उसे देखा। किसे? मैंने शीशे में देखा, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया, केवल हमारा ही प्रतिबिंब था। एक आदमी वर्दी में धुंधला सा लेकिन साफ दिखाई दिया। उसकी आवाज टूट रही थी। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में जो डर था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये केवल एक कल्पना नहीं थी, ये वास्तविक था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मेरे अपने शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। नीलम ने पहली बार किसी चीज को इतना साफ देखा था। अगले कुछ दिनों में नीलम की हालत और खराब हो गई। वो हर कोने में देखती रहती, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो आकृति फिर से दिखाई देगी। रात में उसे नींद नहीं आती थी। बच्चों को भी घर में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। वे अपने कमरे में अकेले रहने से डरते थे। मुझे लगा कि हमें इस घर के बारे में और जानने की ज़रूरत है। मैंने अपने पुराने पड़ोसी चौधरी साहब से मिलने का फैसला किया, जो इस इलाके में कई दशकों से रह रहे थे। उनका घर हमारे बंगले से कुछ दूरी पर था। एक छोटी सी गली पार करके मैं चौधरी साहब के घर पहुंचा। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई, एक एक घटना का जिक्र किया। वो मेरी बातें ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। कर्नल साहब, उन्होंने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा,
ये घर, ये कोई आम घर नहीं है। मैंने उन्हें घूर कर देखा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये घर पहले एक ब्रिटिश अफसर का था, कैप्टन एलिस्टर मैकेंजी का, उन्होंने बताया। पार्टीशन से पहले की बात है। वो एक बहादुर आदमी था, लेकिन थोड़ा सनकी भी। उसे ये घर बहुत पसंद था, अपनी जान से भी ज्यादा। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। फिर क्या हुआ? वो जंग में मारा गया, चौधरी साहब ने कहा। उनकी आवाज धीमी हो गई। एक सीमाई झड़प में। लेकिन उसकी लाश कभी वापस नहीं आई। उसकी पत्नी ने महीनों तक उसका इंतजार किया, फिर हार मानकर वापस इंग्लैंड चली गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन मैकेंजी की रूह कभी इस घर से नहीं गई। मैं सन्न रह गया। रूह? हाँ कर्नल साहब, वो इस घर को अपनी रियासत मानता था। उसके बूटों की आवाज, उसकी सांसें, ये सब आम बात है। कई परिवार आए और चले गए, कोई 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया। मेरे दिमाग में एक एक घटना घूमने लगी। दरवाजे का खुलना, सीढ़ियों पर बूटों की आवाज, गराज में इंजन का स्टार्ट होना, अतारी से सांसें, नीलम का शीशे में उस वर्दीधारी आकृति को देखना, सब कुछ अब एक भयानक तस्वीर में फिट बैठ रहा था। तो वो एक ब्रिटिश अफसर की रूह है, मैंने फुसफुसाया। हाँ कर्नल साहब, वो इस घर को अपनी जागीर समझता है। उसे लगता है कि वो अब भी यहाँ का मालिक है, यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा है। चौधरी साहब ने कहा, वो नहीं चाहता कि कोई और यहाँ रहे। मैं घर वापस आया। मेरे दिमाग में चौधरी साहब की बातें गूंज रही थीं। नीलम और बच्चों को मैंने सब कुछ बताया। नीलम ने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। तो ये सच था, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पागल नहीं हो रही थी। नहीं, तुम नहीं हो रही थी। मैंने उसे गले लगाया। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अब हमें पता था कि यहाँ कोई है, कोई हमें देख रहा है, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। परछाइयाँ और ज्यादा स्पष्ट होने लगीं। कभी कभी जब मैं गलियारे से गुजरता, मुझे लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। उसके बूटों की हल्की आवाज मेरे कानों में पड़ती। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था, किताबें पढ़ रहा था। नीलम और बच्चे सो चुके थे। तभी मेरे बेडरूम के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। थक थक थक, इतनी जोर से कि मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। ये कोई हवा या लकड़ी के चरमाने की आवाज नहीं थी, ये एक इरादे के साथ की गई दस्तक थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वो बंद था। मैंने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरी छाती में धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैंने अपना हाथ हैंडल पर रखा और तभी दरवाजे के उस पार से एक गहरी भारी सांस की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो, सांस ले रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ये कैप्टन मैकेंजी था। वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अब मैं पढ़ नहीं सकता था। पूरी रात मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है, मुझे घूर रहा है। अगले दिन सुबह मैंने नीलम और बच्चों को इकट्ठा किया। उनके चेहरों पर भी रात का डर साफ दिख रहा था। हम यहाँ और नहीं रह सकते, मैंने कहा। मेरी आवाज दृढ़ थी, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। एक कर्नल जिसने जंग के मैदान में मौत को करीब से देखा था, वो एक भूत के सामने हार मान रहा था। ये मेरे तर्क को चुनौती दे रहा था, मेरी हर धारणा को तोड़ रहा था। लेकिन हम कहाँ जाएंगे पापा? अर्जुन ने पूछा। कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं, नीलम ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, राहत की चमक। हमने अगले 2 हफ्तों में धीरे धीरे अपना सामान पैक करना शुरू किया। हर चीज पैक करते हुए मुझे ऐसा लगता जैसे कोई हमें देख रहा है, हमारे हर कदम को नोट कर रहा है। कभी कभी जब मैं किसी बॉक्स को उठाता तो मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे वापस नीचे धकेल रहा हो। जिस दिन हम घर छोड़ रहे थे वो एक धूप वाला दिन था, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी उदासी और ठंडक थी।
हमने अपनी गाड़ी में सामान लदा। बच्चे भागकर गाड़ी में बैठ गए। वे इस घर से दूर जाने के लिए बेचैन थे। नीलम आखिरी बार घर के अंदर गई, ये देखने के लिए कि कुछ छूट न जाए। वो कुछ देर बाद बाहर आई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैंने उसे फिर से देखा। उसने फुसफुसाया। शीशे में वो मुस्कुरा रहा था। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो मुस्कुरा रहा था। वो जीत गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही हम बंगले के गेट से बाहर निकले, मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऊंची छतें, मोटी दीवारें, धूल भरी खिड़कियां। मुझे लगा जैसे एक धुंधली सी आकृति, एक वर्दीधारी साया ऊपर की खिड़की से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। हमने उस घर को छोड़ दिया। 3 महीने से भी कम समय में मेरे तर्क हार गए थे। मेरे अनुभव मेरे सामने बौने पड़ गए थे। कुछ जगहें, कुछ घर केवल ईंट और गारे के नहीं होते। वे अपनी यादों, अपने इतिहास और अपनी रूहों के किले होते हैं। और कैप्टन एलिस्टेयर मैकेंजी का घर वो हमेशा उसका ही रहेगा। हम केवल उसके मेहमान थे जिन्हें उसने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। लाहौर की हवा, जिसमें सदियों की धूल और कहानियां घुली थीं, हमारे पीछे छूट गईं। उस बंगले की खिड़कियों से गुजरती रहीं और शायद कैप्टन मैकेंजी की भारी सांसों में घुलती रहीं।